अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इश्क का रंग लाल होता है। अब होता है या नहीं, या उन्होंने देखा है ये पता नहीं, पर जो आजकल चल रहा है उसे देखने के बाद यही लगता है कि इश्क का रंग सच में लाल होता है। दिल्ली के आप श्रद्धा आफ्ताब केस को देख लीजिए, या फिर मुंबई का वो केस जहां पर एक हत्यारा अपने लिव इन पार्टनर को काट कर कुकर में उबाल देता है। अब इन सभी चीज़ों के बाद अब यही लग रहा है कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि किसी से तुम प्यार करो, फिर उसके साथ रहो, और कोई अनबन हो जाए तो मौत के घाट उतार दो। आज मैं आपको एक ऐसे ही लिव इन मर्डर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर हत्यारा प्यार तो करता है लेकिन शादी के नाम पर अपने पार्टनर की हत्या कर देता है, और फिर पुलिस से बचने के लिए वो ऐसी प्लानिंग करता है जिसके बारे में सुनकर आप और भी दंग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की ये जो कहानी उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट है जो लिव इन में रहते हैं। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश, और आज आप मेरे साथ एक लिव इन मर्डर की कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं, जिसका कातिल कत्ल तो मुंबई में करता है लेकिन पुलिस से बचने के लिए लाश किसी और राज्य में फेंकता है, लेकिन फिर भी वो कैसे पुलिस के पकड़ में आ जाता है। आइए उस कहानी के बारे में आपको बताते हैं। गांव से निकलकर एक लड़की सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। मुंबई में अक्सर लोग या तो हीरो बनने जाते हैं या तो हीरोइन, लेकिन नैना नाम की इस लड़की का सपना हीरोइन बनने का नहीं था। उसे तो बस फिल्म इंडस्ट्री में बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करना था, और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से। नाम होता है मनोहर। मनोहर फिल्म इंडस्ट्री में ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम कर रहा था। नैना से उसकी बातचीत होती है, बातचीत दोस्ती में बदलती है, और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगता है। हालांकि एक दूसरे की उम्र का काफ़ी फासला था। नैना की उम्र करीब 22-23 साल की रही होगी, और जो ये मनोहर था करीब 35-38 साल का था। लेकिन जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो उम्र कहाँ देखते हैं। दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो प्यार में तो बदल ही चुकी थी, और दोनों साथ साथ रहने लगे और इश्क में सारे हदें पार करने लगे। अब जब इश्क दोनों के बीच में बढ़ रहा था तो लाजमी सी बात है कि शादी की बात भी आएगी। लेकिन जब नैना मनोहर से शादी की बात करती थी तो वो आनाकानी करने लगता था, बात टाल देता था। उसे ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन वो बार बार शादी की बात किया करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब मनोहर पूरी तरह से शादी से मुकर जाता है, फिर नैना भी शादी की जिद पर अड़ जाती है। फिर उसे पता चलता है बाद में जाकर कि मनोहर पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। अब ये बात नैना को बहुत बुरी लगती है। अब उसे ऐसा लगता है कि अब तो मनोहर उसे छोड़ देगा, इसलिए वो जिद करती है कि उसे छोड़ना ही है तो वो अपने बीवी बच्चे को छोड़े, लेकिन वो उससे शादी कर ले। अब मनोहर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो नैना के लिए अपने बीवी बच्चे को छोड़ दे, इसलिए वो नैना को हर तरह से मना कर देता है। और जब उसका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है इसके बारे में उसकी बीवी को पता चल जाता है, तो एक तरह से वो ब्रेकअप जैसा कुछ कर लेता है नैना के साथ, और वो उससे दूर चला जाता है। अब इस मोमेंट पे नैना खुद को ठगा ठगा महसूस करने लगी कि एक इंसान आता है, उससे प्यार करता है, और जब उसकी बीवी को पता चल जाता है तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। इसलिए वो करती क्या है कि साल 2019 में जाकर वो मनोहर पर केस कर देती है, अटेम्प्ट टू रेप का, और भी कुछ वो कंप्लेंट करती है। अब इसके बाद मनोहर की परेशानी बढ़ जाती है कि एक तो उसका जो झगड़ा था उसके बीवी से भी हो रहा था, ऊपर से नैना भी उस पर प्रेशर डाल रही थी कि शादी कर ले, और अब ऊपर से ये केस। वक्त बीतता गया और उन दोनों के बीच में भी झगड़ा भी चलता ही रहा। नैना बार बार ये प्रेशर देती थी कि तुम शादी कर लो, और वहीं जो मनोहर था वो उससे कहता था तुमने जो केस किया है वो वापस ले लो। दोनों में से कोई मानते नहीं है और इन दोनों का झगड़ा चलता ही रहता है। जो यहाँ नैना होती है वो अपने बीच की जो झगड़े की बात होती है मनोहर और उसके बीच की, वो अपने बहन को भी शायद बता देती है, और ये भी बताती है कि मनोहर उस पर दबाव डाल रहा है कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सारी बातें उसके बहन को तो पता होती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो एक्शन में तब आते हैं जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है और आ जाता है 2023 का अगस्त का महीना, जब नैना मिसिंग हो जाती है एक तरह से।
जब उसे सभी कॉल करते हैं उसका कॉल नहीं लगता है, उसकी बहन, उसके साथ काम करने वाले लोग घर पे भी आते हैं, वो घर पे भी नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पर सभी की चिंताएं बढ़ जाती है और नैना की बहन को तो ये भी पता होता है कि मनोहर उस पर दबाव डाल रहा था कि तुम केस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी देता रहता था वो और झगड़ता भी था। इसलिए जो नैना के परिवार वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि उसकी बहन मिसिंग है, और साथ ही साथ उसके साथ जो घटा था, जो मनोहर ने उसके साथ किया था, वो सारी बातें भी बताती हैं। और पुलिस यहाँ पे देखती है कि मनोहर के खिलाफ पहले से भी कंप्लेंट किया गया है, वो भी रेप जैसे मामले का। तो उसी को रेफरेंस लेकर पुलिस जो है मनोहर के पास पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है कि नैना कहाँ है, तुम बताओ हमें, तुम्हें कुछ पता है तो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मनोहर साफ इनकार कर देता है कि उसे नैना के बारे में कुछ पता है। वो तो मतलब एक तरह से सीधे तौर पे मुकर जाता है, वो ये कह देता है कि उसे नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिलहाल। अब पुलिस यहाँ पे परेशान हो जाती है और नैना के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तहकीकात थोड़ी और की जाती है। उसके बाद जो है ना, पुलिस के हाथ में एक सबूत लगता है, जिसके बाद वो दोबारा से मनोहर को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन अभी भी मनोहर मुंह नहीं खोलता है। और जब पुलिस सख्ती दिखाती है और सामने सबूत रख देती है, सबूत होता है उसके फ्लैट का सीसीटीवी कैमरा, मतलब कि जो घर से निकलने के बाद लिफ्ट होता है, लिफ्ट में जो कैमरा लगा होता है सीसीटीवी, उसकी फुटेज थी, जिसमें दिखता है कि मनोहर एक बड़े से सूटकेस के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है ऊपर से नीचे की ओर, और साथ में उसके साथ एक औरत होती है जो उसकी ही बीवी होती है, जिसके गोद में एक बच्चा भी होता है। अब यहाँ पर बीवी बच्चे के साथ एक बड़े से सूटकेस के साथ मनोहर कहीं जा रहा होता है, और ये जो डेट होता है जाने आने का, ये जो मिसिंग कंप्लेंट यानी कि जब लिखाया गया था, मतलब जब से नैना लापता हुई थी वहीं के आसपास का था। तो अब शक गहराता है, और जब मनोहर के सामने वो सबूत आते हैं तो मनोहर भी समझ जाता है कि अब झूठ बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, तो क्यों ना सच ही बोला जाए। और फिर वो अपनी पूरी आपबीती बताता है कि आखिर क्या हुआ था, और इस बात से ये भी पता लगता है कि आखिर नैना कहाँ है भी या नहीं, ये भी। अब जब सारे पत्ते खुल गए तो मनोहर ने यहाँ पे बताया कि जो नैना से उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी वो 9 अगस्त को हुई थी। वो दोनों मिले थे फ्लैट पे, और वहीं उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ। झगड़ा का जो टॉपिक था कुछ नया नहीं था, वही था, नैना चाहती थी कि वो शादी कर ले और वो चाह रहा था कि वो केस वापस कर ले। अब इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया ना कि नैना धमकी देने लगी उसे कि देखो तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो कुछ जो होता है झगड़े में नॉर्मली कि मैं एसिड की बोतल पी लूँगी जो वॉशरूम वगैरह में रखा होता है। अब इस बात में मनोहर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उसे पकड़ा और उसको ले जाकर उसके सिर को पकड़कर बाल्टी में रखे पानी में तब तक डुबाया जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। लगभग 4 मिनट तक उसे डुबाए रखा पानी में, और जब नैना की सांसें रुक गई तो वो घबरा गया। अब उसके हाथ पांव फूलने लगे क्योंकि वो बेहोश वहाँ पड़ी थी उसके सामने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो उसके बॉडी को उठाकर बेड पे लिटा देता है और खुद घर के बाहर चला जाता है। वापस आकर देखता है तब भी नैना की सांसें नहीं चल रही थी। अब उसे ये समझ में आ गया था कि उसके हाथों अब मर्डर हो चुका है। अब यहाँ पर मनोहर एकदम घबरा जाता है और अपने पत्नी को बुलाता है, और उसके बाद उसकी पत्नी उसकी मदद करती है लाश को ठिकाने लगाने में। अब यहाँ पे वो मर्डर कर देता है। उसके बाद उसकी प्लानिंग देखिए कि कितनी तगड़ी होती है। वो अपने बीबी को बुलाता है, उसके लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक करता है, और उसके बाद घर से ऐसे निकल रहा होता है जैसे वो किसी हैप्पी हॉलीडे पे जा रहा हो। अब यहाँ पे वो सब कुछ नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे कि जैसे कि वो हॉलीडे पर जा रहे हैं। अब साथ में एक सूटकेस और बीबी बच्चे। अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं था तो ये कि उस सूटकेस में लाश थी। अब वो यहाँ से अपने गाड़ी में बैठते हैं और अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि महाराष्ट्र से निकलकर वो गुजरात पहुँच जाते हैं, गुजरात के वलसाड, और वहाँ पर जाकर एक नाले में उस सूटकेस को फेंक देते हैं। अब यहाँ पर प्लानिंग तो उनकी पूरी एकदम तगड़ी थी कि लाश को अक्रॉस द बॉर्डर जाके फेंकना है, जो कोई पुलिस का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं। लाश जब मिले तो भी पता न लग पाए कि लाश किसकी है। होता भी कुछ ऐसा ही है। जब वहाँ पर गुजरात पुलिस को लाश मिलती है तो वो पता ही नहीं लगा पाते हैं कि ये लाश किसकी है। अगल बगल के थाने में भी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लड़की वहाँ की थी ही नहीं तो कोई लाश को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करे। महीनों गुजर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है।
और फिर जब लाश वहाँ पे पुलिस को मिलती है तो वो अपना पूरा जो फॉर्मेलिटी होता है एक लावारिस लाश को लेकर उसको पूरा करते हैं वो, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र की पुलिस मनोहर से पूछताछ करती है और जब गुजरात पुलिस से पूछताछ होती है, लोकेशन भी कंफर्म हो जाता है कि जो ये मनोहर है उसने लाश को कहाँ फेंका था, तो फोटो के जरिए पता चलता है कि वो लाश जो थी गुजरात में वो नैना की ही थी, जो मनोहर ने मुंबई से जाकर गुजरात में फेंका था, वलसाड में। अब ये लाश की पहचान कैसे होती है कि जो नैना की बहन होती है जया, वो लाश को फोटो से देखकर पहचानती है। उसके बहन के हाथ पर एक टैटू बना होता है और उसके गले में चैन होती है, तो उससे वो लाश पहचान में आता है कि उसके बहन की ही लाश है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मनोहर ने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो पकड़ा गया तो सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट के कारण। अगर नैना की बहन नहीं होती, कोई उसका कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं होता कि उसके परिवार का कोई सदस्य मिसिंग है, तो शायद मनोहर पकड़ा ना जाता कभी। लेकिन कोई कितना भी भागे कानून से, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और मनोहर के साथ भी यही हुआ। अब वो पुलिस के गिरफ्त में हैं, उसके साथ साथ हत्या में शामिल होने और सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में और भी कई धाराओं के साथ उसकी बीवी भी पुलिस के गिरफ्त में है। अब इन दोनों पे आगे कार्रवाई चलेगी, क्या होता है इसका अपडेट भी हम आपको दे देंगे। फिलहाल आज के कहानी में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि प्यार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी भी प्यार में अंधा होकर इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप एक पॉइंट पर जाकर खुद की जान खो बैठे। हम अपने चैनल पर ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, मिलेंगे फिर नए सफ़र में नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और रहिए सावधान। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।